टॉपिक प्यारा सा टॉपिक है आपके पास, वाटर यानी जल। हम सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य में माने इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सभी जीवों को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। माने जल समझो कि सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। जल जो होते हैं, जल के द्वारा ही सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती है। तो पहला तो एक हेडिंग जल है। जल के बारे में कोई पूछेगा आप कह सकते हैं कि जल सभी जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। जल सभी जीवधारियों के लिए बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। जल से जीवधारियों के अंदर सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जैविक का मतलब होता है कि श्वसन की क्रिया होती है, चाहे पाचन की क्रिया होती है, चाहे पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो सभी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती है। तो जल की जब भी बात करेगा तो आप बता सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। जल के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती है सब संपन्न होती है जल के द्वारा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा जल के बारे में तो बता सकते हैं। अब आइए, जल संग्रहण क्या है, ये भी आप पढ़े थे। जब भी आपसे कोई बात करे कि जल संग्रहण क्या है तो आप कह सकते हैं कि जल को एकत्रित करने की जो क्रिया होती है उसको जल संग्रहण कहा जाता है। जो जल है, जल के जो एकत्रित करते हैं उसी का मतलब क्या कहते हैं, जल संग्रह। ठीक है ना। चलिए, तो जल को एकत्रित करने की जो क्रिया होती है उसको जल संग्रह कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि जल संग्रहण किसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, जल संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना। जो जल है, जल संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना। यानी जब जल को हम लोग एकत्रित कर देते हैं, जो जल है जल को हम लोग एकत्रित कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जल संग्रहण। चलिए भाई लिख सकते हैं कि जल को वैज्ञानिक या आधुनिक तकनीक के द्वारा जब एकत्रित कर दिया जाता है तो उसे जल संग्रहण कहते हैं। तो उसे जल संग्रहण करते हैं। जब जल को एकत्रित कर देंगे, तालाब में एकत्रित कर दीजिए, नहरों में एकत्रित कर दीजिए, नदियों में एकत्रित कर दीजिए, या छोटे छोटे बांध बना करके जब एकत्रित कर देते हैं जल को तो उसी को जल संग्रहण करते हैं। यानी जल को वैज्ञानिक या आधुनिक तकनीक के द्वारा जब एकत्रित कर दिया जाता है तो उसी जल संग्रहण करते हैं। आप सब लोग याद रखेंगे, जल को आधुनिक तकनीक के द्वारा जब एकत्रित कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संग्रहण करते हैं। सभी जीवधारी के लिए जल बहुत आवश्यक है। लगातार मैं बता रहा हूँ कि जितने भी जीवधारी हैं उन सभी जीवधारियों को अपने कार्य करने के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। जल कई प्रकार से जल पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि नदियों से भी जल प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र से भी जल प्राप्त कर सकते हैं, झील से भी, तालाब से भी, ये सब आपके जल प्राप्त करने के विधि आते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा माना जल स्रोत है, लेकिन इनका जल उपयोग नहीं होता है क्योंकि इनका जल लवणीय होता है। इसीलिए इसके बिना माने शुद्धिकरण से इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत में वर्षा प्रमुखतः मानसून के दौरान होती है। इसका अर्थ है कि वर्ष के कुछ महीनों में ये वर्षा होती है जो कि जल स्रोतों का पुनः भरती है। और समझे, जल तो आपको याद हुआ कि पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है समुद्र है। समुद्र में ही सबसे अधिक जल माने एकत्रित होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन उस जल का प्रयोग हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। उस जल का प्रयोग हम लोग पौधे के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जल जो होता है लवणीय होता है।
उसमें लवण यानी नमक की मात्रा क्या आती है, उपस्थित होती है। इसलिए आप उस जल का इस्तेमाल तमाम प्रकार के कार्यों में नहीं कर सकते। तो कार्य का होगा, पहले एक हेडिंग बना लीजिए, जल स्रोत। जल स्रोत आपसे कोई पूछे कि जल स्रोत किससे कहते हैं तो का कहेंगे, जल स्रोत किससे कहते हैं। तो जल स्रोत की बात होगी माने ऐसे स्रोत जिससे जल प्राप्त किया जाता है। जल स्रोत की जब भी बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे स्रोत जिससे क्या किया जाता है, जल प्राप्त किया जाता है, तो उसे जल स्रोत कहते हैं। तो लिख लो, ऐसे स्रोत जिससे जल प्राप्त किया जाता है, जल प्राप्त किया जाता है, जिससे जल प्राप्त किया जाता है, तो उसे जल स्रोत कहते हैं, तो उसे जल स्रोत कहते हैं। चलिए भाई, ऐसा स्रोत जिससे जल प्राप्त किया जाता है उसे जल स्रोत कहते हैं। आप उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में आप नदियाँ लिख सकते हैं। नदी से भी आप जल प्राप्त करते हैं, नदी भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण में तालाब भी लिख सकते हैं, कुआं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या झील भी लिख सकते हैं, समुद्र भी लिख सकते हैं। ये सब आपके जल के स्रोत हैं। नोट पॉइंट में जरूर लिख लेना, नोट पॉइंट में, कि पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। आगे क्या, लेकिन समुद्र का जल उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि यह लवणीय होता है, सब लोग याद करो। जल स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे स्रोत जिससे आप जल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि आप तो ज़्यादा मिट्टी से ही जल को प्राप्त करते हैं, मिट्टी से ही जल को अधिकतर हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। नदी में भी जल है, तालाब में भी, नदी में भी जल होता है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तालाब में जल है, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। कुआं में इससे भी जल को प्राप्त कर सकते हैं, झील में से भी प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र में से। पृथ्वी पर जल का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो समुद्र होता है, लेकिन समुद्र का जल उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये लवणीय होता है। उसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर समुद्र का ही जल का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ 100 के 100% जल को शुद्ध करके तब लोग पीते हैं। ज़मीन से जल लेने की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन भारत एक बहुत पिछड़ा इलाका है, और हम लोग भी ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि भारत को आने वाले समय में बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। मजबूती से पढ़िए, भारत के ऊंचाई को लेकर जाइए, बात समझ रहे हैं। तो पृथ्वी पर जो जल का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए, एक और आपका हेडिंग बनता है, मिटा दें सब, भूमिगत जल। एक हेडिंग बना लीजिएगा, भूमिगत जल। याद है आप लोग को, हम बोलिए। जब बारिश होती है तो वर्षा का जल भूमि के अंदर चला जाता है और उसे मनुष्य पीने के लिए उपयोग में लाता है। एकदम सही लड़का बोला है। भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर चली गई। भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर चली गई, माने ऐसे जल जब माने वर्षा होता है। देखो, वर्षा हमेशा नहीं होता है भारत में। जब मानसून होता है, जब मानसून बनता है तब वर्षा होता है, हमेशा वर्षा नहीं होता है बाबू। जब मानसून बनता है तब वर्षा होता है। तो क्या होता है ना कि जब वर्षा होता है और उस वर्षा के जल जब वर्षा होता है, वर्षा के जल भूमि के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे जल को हम लोग कहते हैं भूमिगत जल। ऐसे जल को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल। जब पानी होता है, जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो जल भूमि के अंदर चले जाते हैं उसी को हम लोग कौन सा जल कह देते हैं, भूमिगत जल कह देते हैं। याद रखो सब लोग। और इसी का प्रयोग तो हम लोग पीने के लिए करते हैं, देखते होंगे, नलकूप लगा करके, चाहे आर ओ लगा करके, चाहे मोटर लगा करके, जैसे भी आपका हो, इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लिख लो तो इस उत्तर में भूमिगत जल के बारे में। बरसात होने के बाद लिखो, ऐसे लिखो, वर्षा होने के बाद जो जल मिट्टी के अंदर
मिट्टी के अंदर जो जल मिट्टी के अंदर चला जाता है तथा इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है तो इसे भूमिगत जल कहते हैं। चलिए, यही जल हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। जो भूमि के अंदर जल है, इसी जल का प्रयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? तो फिर इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच का पूरा नाम बोलो। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पोटेंशियल हिंदी में क्या कहते हैं बोलो? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसका हिंदी में कहते हैं, देखो पोटेंशियल हिंदी में कहा जाता है विभव। पोटेंशियल हिंदी में क्या कहता है? विभव। तो इसीलिए हाइड्रोजन का विभव इसको कहा जाता है 7 होता है। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय जल होगा, और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय। इसको भी नोट कर लो। चलिए, तो जान गए सब लोग। जब भी आपके जल के बारे में कुछ पूछेगा, अब आइए हेडिंग जिसका नाम होगा जल संग्रहण। जल लिखे थे, जल संग्रहण तो समुद्र वगैरह में एकत्रित करते हैं इसलिए। अच्छा बताओ, जल संग्रहण का जो आपका याद होगा कि सबसे पहले अगर जल नहीं रहेंगे तो देखो, जल से सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेड़ पौधे को सबसे बड़ी जल की आवश्यकता होती है। उनको माने उनकी जड़ें जो होती है नीचे बहुत ज़मीन में धंसी रहती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपने अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, उनके लिए जल बहुत ज़रूरी होता है, और जल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके तब अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बरसात भी नहीं होगा। पेड़ पौधे जो होते हैं ज़मीन से जल को खींचते हैं और वाष्पीकरण की क्रिया करके, आप उसको पढ़े होंगे वाष्पोत्सर्जन। याद है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? बोलिए, तुम लोग बताओ, लड़कियाँ बताओ, पाँचों मिल करके वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? हाँ बताओ। और कोई लड़का बताना चाहता है आकाश को छोड़कर? वाष्पोत्सर्जन की, हाँ बोलिए। जब पेड़ों के पत्तियों में जो रंग होता है और मतलब पेड़ों के अंदर जो अधिक आवश्यकता से अधिक पानी होता है, वो वाष्प मतलब जलीय उड़ जाता है, उसे वाष्प। एकदम सही बोला है। जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था, रंध्र पाए जाते हैं, जिसका अंग्रेजी में आप स्टोमेटा कहते हैं। जब पेड़ पौधे के अंदर जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो जो पौधे की पत्तियाँ होती है, वो पत्तियाँ उस जल को वाष्प के रूप में क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वही जब जल को बाहर निकालती है तो वाष्प के रूप में होता है, और वही जब वायुमंडल में जाता है तो संघनन एक विधि होता है, बादल का निर्माण हो जाता है, और फिर बादल जब बहुत भारी हो जाता है तो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर वो कुछ जल जो होते हैं नदियाँ में चली जाती है। देखो, जो समुद्र के जल होते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जो समुद्र के जल होते हैं, डायरेक्टली ये जल जो ऊपर से गिरते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और जितने भी जीव जंतु है उसके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन कहा होता है कि जल ये गिरता है नाली वाली के तहत, माने नाली से बहता हुआ जाता है, तो नाली में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर हो जाता है। अब देखिएगा, जब पानी चलता है ना इस तरीके से, तो मछलियाँ उल्टा चलती है। इसलिए चलती है क्योंकि जहाँ से पानी गिरता है उधर ऑक्सीजन अधिक होता है। मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए ऊपर आती जाती है। जिधर ऑक्सीजन अधिक होगा उधर वो क्या होती आती जाती है। तो तने एक हेडिंग बना लो, जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ, कैसे आप इसको एकत्रित करते हैं। जल संग्रहण, संग्रहण का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ, जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ, जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ। कौन कौन सी विधि होती है जल को एकत्रित करने के लिए?
आज उसी की बात होगी कि आखिर जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ क्या है, कौन कौन सी विधि का आप इस्तेमाल करके जल को आप एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो विधि में तो पहला अनेक विधियाँ, माने आपको याद एक चीज़ को जरूर होना चाहिए कि जब भी वर्षा के जल होता है ना, ये प्रमुख रूप से भारत के माने आवश्यकता होता है। समुद्र तो बहुत है, बहुत ज़्यादा नदियाँ भी हैं, लेकिन सब जल खराब है। ठीक है ना, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भारत अभी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, नए नए तकनीक का खोज कर रहा है कि वो इस्तेमाल करके जो भारत में आप लोग जब वैज्ञानिक बनेंगे पढ़ लिख करके, तब मुझे उम्मीद है कि भारत की ये जो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया वो आप करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम भी नहीं कर पाए, उसको आप करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि क्या कहा जाता है, जान जोखिम में डाल करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के द्वारा ही ये जितने बातें मैं कर रहा हूँ उसको आप हासिल कर सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो हासिल करने में आपके दिक्कतें होंगी, ये भी आप जानते होंगे। इसलिए जो भी अगर वैज्ञानिक बनना है या आपको जो भी MBA करना है, मैं देखता हूँ बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो बच्चों का सपना बताते हैं कि मैं MBA करके होटल मैनेजमेंट करके ये बनना चाहता हूँ। सब बच्चा लोग अपना अपना टारगेट बताते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन उस तरीके से पढ़ाई भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब बच्चा इंटरव्यू होता है, बच्चा सामने बोलता है कि मुझे ये हासिल करना है, तो बहुत लोग खुश होता है। जो लड़का का तेज सपना है, आप देखे होंगे बंधु राइट। देखो ज़िंदगी में ना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो तुम लोग की पढ़ाई के प्रति मैं देख करके बता, चलो हाँ, तो कैसे कैसे आप जल को परंपरागत विधियों में माने कैसे कैसे आप जल को एकत्रित करेंगे, उसी की बात होगी। पहला आ जाओ, पहला विधि क्या होता है कि छोटे गड्ढे तथा झीलों या तालाबों की खुदाई करके, छोटे गड्ढे ले लो, छोटे गड्ढे अगर ले लेंगे उसमें भी छोटे गड्ढे तथा झीलों या तालाबों के खुदाई करके, या तालाबों के खुदाई करके, या तालाबों के खुदाई करके, पहला ये बात रहेगा। दूसरा क्या बात रहेगा बाबू, छोटे छोटे माने बांधों का निर्माण करके या तटबंदी करके, छोटे छोटे जो बांधे हैं, बांधों का निर्माण करके, छोटे बांधों का निर्माण करके या तटबंधों का निर्माण करके पानी को माने एकत्रित करना है, संग्रहित करना है। ये तमाम विधियां को जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको याद रखेंगे। तीसरा कह सकते हैं बांधों या नहरों का जल रोकने के लिए मिट्टी की लंबी दीवारों का निर्माण करके, मैंने लिख लो कि नदियों को जल को रोकने के लिए, नदियों के जल को रोकने के लिए मिट्टी के लंबी दीवारों को निर्माण करके, चौथा आ जाओ, बालू तथा चूना पत्थर द्वारा जलाशयों का निर्माण करके, बालू तथा चूना पत्थर द्वारा जलाशयों का निर्माण करके, जलाशयों का निर्माण करके, चूना पत्थर से बना दिया जाता है। घरों के छतों के ऊपर जल संचय इकाइयों का स्थापना करके, घरों के छत के ऊपर भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। छतों के ऊपर अनेक इकाइयाँ बनाकर, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना करके इसको बता सकते हैं। ठीक है।